स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसे लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने बात करी थी रेजिस्टेंस के बारे में, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में। आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति इसकी कैसे होती है, कैसे इसका पता चलता है। तो टुडे वी स्टडी अबाउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्टता इसकी क्या है, विशिष्टता इसकी किस चीज़ में है, तो समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि एक लेंथ दे दी है आपकी कि एक ये लंबाई का चालक तार है और एक तार है इतनी लंबाई का, इसमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, किसका कम होगा। ठीक है, तो आप ये बात दिमाग में रख लीजिए कि R प्रोपोर्शनल L होता है। ठीक है, R प्रोपोर्शनल L होने का क्या मतलब है कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और जिसकी लंबाई कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप यहाँ पर आप सीधे देख के बता सकते हैं कि इस प्रतिरोध, इस चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा या इसका, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, इसका काम खत्म। अब अगर दूसरी बात करें, एरिया की बात करते हैं। ये जो भी वैल्यूज़ निकाली जाती हैं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। ठीक है, अब दो ऐसे तार ले लिए जाएं जिनकी लंबाइयाँ तो सेम लेकिन उनके एरिया, सरकमफेरेंस एरिया, उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग है। इसका ज़्यादा है, अगर इसको कहते हैं A1 और इसको कहते हैं A2। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2। तो रेजिस्टेंस किस वाले तार का होगा, यानी मोटे वाले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या पतले वाले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बाय द एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू निकल के आई है वो ये है कि R प्रोपोर्शनल 1/A होता है भाई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, और पतला वायर जो होगा यानी इसकी रेडियस कम होगी तो उसका एरिया भी, सरकमफ्रेंस एरिया भी कम होगा। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो आपको समझ में आ गया कि मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा और जो पतला तार है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगर इन दोनों को शामिल कर दिया जाए, यानी R प्रोपोर्शनल कह दिया जाए कि L/A, R प्रोपोर्शनल L/A कह दिया जाए, तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह जैसे अगर हम हटाते हैं तो जैसे हमने आपको बताया है कि एक कांस्टेंट आता है और वो यहाँ पर कांस्टेंट आता है, उसको कहते हैं रो। ठीक है, तो रो L/A। तो ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या समानुपाती नियतांक जो है, इसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो की अगर वैल्यू निकाली जाए, ठीक है, तो रो की वैल्यू निकाल लो भाई। रो की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि R के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा एरिया और L आएगा अपॉन में, भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मात्रक की बात की जाए या इसकी डेफिनेशन अगर देने की बात की जाए तो फिजिक्स में डेफिनेशन देने का तरीका क्या होता है कि लंबाई को एकांक कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, एकांक मीटर कर दो 1 मीटर, एरिया कह दो एकांक क्षेत्रफल, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 कर दी जाए तो रो की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, कैपिटल R के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ किसी चालक तार यानी एकांक लंबाई का चालक तार हो, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी एकांक हो, तो उसका जो भी प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यहाँ इसका मात्रक देख लेते हैं, क्योंकि R का मात्रक वगैरह तो आप सब पहले से ही जानते हो, ओम है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर इसके मात्रक की चर्चा की जाए, किसके लिए, रो के लिए, तो R का मात्रक तो हो गया भाई आपका ओम, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे भी लंबाई दे रखी है तो उसका मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल करोगे तो ओम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है ना, अच्छा अब बात की जाए इसकी विशिष्ट चालकता के बारे में, तो उसको दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा दिस इज इक्वल्स टू 1/रो, जैसे हमने वहाँ पर आपको बताया था आर का उल्टा क्या होता है, जी होता है, प्रतिरोध चालकता। यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध और उसकी विशिष्ट चालकता, तो इसका सब उल्टा हो जाएगा, यानी इसको आप कहेंगे ओम इनवर्स कह सकते हो और मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक, या फिर वही महो और मीटर इनवर्स। ठीक है ना, विशिष्टता की बात रह गई इसमें। विशिष्टता क्या होती है उसको जान लीजिए। तो अगर विशिष्टता की बात करें, आपसे कहा जाए कि कॉपर का एक वायर है, सब लोग समझ लीजिए ध्यान से, कॉपर का एक वायर लिया और उस वायर की लंबाई, एक वायर है कॉपर का जिसकी लंबाई है 5 मीटर और दूसरा वायर है उसकी लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना होगा,
इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, यानी एक उसी तार का एक की लंबाई 5 मीटर कह दिया, एक की 10 मीटर कह दिया जाए, तो इनके प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध कितने होंगे। तो प्रतिरोध तो आप कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से, लेकिन रो को यानी विशिष्ट प्रतिरोध को कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चाहे लोहे का तार हो चाहे कॉपर का तार हो, लंबाई अगर सेम है तो एक ही प्रकार के पदार्थ के लिए रो का मान फिक्स रहेगा। हाँ, अगर पदार्थ आप चेंज कर रहे हैं, लोहे का तार के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है, तांबे के तार के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यूज जो होती हैं वो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसी भी चालक तार की लंबाई या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। देखिए काफ़ी फास्ट हम लोगों को रिवीजन करना पड़ रहा है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ रिवीजन वर्क है, तो थोड़ा फास्ट हमें चलना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं 3 निकट हैं। ठीक है ना, डेट भी फाइनल हो चुकी है, और कोशिश यही किया करिए कि एक शेड्यूल बना लीजिए। बहुत ही जल्दी मैं अपने एक टाइम टेबल भी बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, टाइम टेबल पे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, सर टाइम टेबल के लिए वीडियो बना दीजिएगा, कैसे कैसे सेटिंग करें, किस तरीके से टाइम डिसाइडेड करें कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो देखिए एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा भाई। ठीक है, 100 नंबर की आपकी अगर मैथमेटिक्स है तो 100 नंबर की साइंस भी है। 100 में से मान लीजिए 70 नंबर के थ्योरी जो है, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के आपके चले गए। ठीक है ना, तो 70 का जो है मतलब इक्वल वेटेज आपके हर एक सब्जेक्ट को देना होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। खैर चलिए, आज का लास्ट टॉपिक और पूरा कर लेते हैं। तो आज का अगला इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो विद्युत ऊर्जा का है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। तो विद्युत ऊर्जा में वही था, आवेश जो चल रहा था आपका बैटरी से निकल के पूरे सर्किट में प्रवाहित हो रहा था भाई। ठीक है ना, देखिए अभी मैं सर्किट में बना रहा हूँ, ये एम्पियर लगाया यानी धारा, सॉरी एमीटर लगाया, और एमीटर के साइड में ये हमने कोई डिवाइस लगाई, और डिवाइस के सिरों पर विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है, और ये करंट आपकी यहाँ से गई, प्रवाहित हुई, एमीटर धारा पड़ेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज डिफरेंस विभवांतर पड़ेगा। ठीक है, वापस करंट यहाँ पर आ जाएगी। तो सेल सहित पूरे परपथ में जो भी करंट आपकी फ्लो कर रही है, जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, द वर्क डन टू फ्लो द टोटल चार्ज इन द सर्किट। ठीक है, तो उसका मान आप पता कर ही चुके हो, वर्क डन निकाल लो बस, आवेश को प्रवाहित करने में कितना काम हुआ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताते कि थोड़ा सा इनिशियली मान लें कि यहाँ से आप पोटेंशियल V अप्लाइड कर रहे हो। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V=W/Q होता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन आपको निकालना है, W की वैल्यू निकालो, W बराबर किसके हो जाएगा, QV हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो यही आ गया आपका, इतना जूल। ठीक है, ऊर्जा कोई सी भी हो, विद्युत ऊर्जा की बात कर लें, चाहे पवन ऊर्जा की, चाहे आपको ध्वनि ऊर्जा की, सबके मात्रा क्या होंगे आपके, जूल। यांत्रिक ऊर्जा भी जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो W/QV जो वैल्यू आपके पास आ गई, तो ये क्या है, किसी भी आवेश को पूरे परपथ में प्रभावित करने में किया गया कार्य है। अब इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल I का मान आपने पढ़ा, I क्या होता है, Q/T होता है। तो Q का मान यहाँ से क्या निकालेंगे, I/T निकालेंगे, इसको प्लेस कर दो Q की जगह पर। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, याद रखने के पर्पज से विट, V, और I Q की जगह पर I/T विट हो गया भाई, W बराबर VIT, इतना जूल। ओके, इसी तरह से अगर V=IR आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ से V का अगर मान प्लेस कर दो उसमें, V का मान आप जब रखोगे IR रखा, I पहले से भी है, T पहले से, I का मल्टीप्लाई कर दो, W बराबर आपके पास आ गया I²RT। बहुत सरल है। ठीक है, इतना जूल। तो कई तरह के फॉर्मूले बन सकते हैं। एक और बन सकता है, जैसे अगर I का मान यहाँ से आप निकालना है तो रखा जा सकता है V/R। तो V/R आप जब आप प्लेस करोगे तो I² है। ठीक है ना, तो V²/R², एक R यहाँ पहले से, R से नीचे वाला कैंसिल होगा, क्या बचेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू V²/R/T। ये फॉर्मूले आ गए, इतना जूल। ये भाई विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, W बराबर QV होता है, W बराबर VIT विट होता है, W बराबर I²RT होता है, और W बराबर V²T/R, इतना जूल होता है। ठीक है, इसी को हम पावर में भी चेंज कर सकते हैं, शक्ति में। शक्ति को देख लीजिए, तो इसको हम कहते हैं पावर, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। शक्ति का पावर P बराबर किसको होता है, कार्य/समय। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो W/T कार्य करने की दर को, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T, यूनिट हो जाएगी इसकी जूल पर सेकंड।
जूल पर सेकंड कह लीजिए या फिर क्या कह लेते हैं इसे वाट, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर देख लिया, तो P बराबर W का फॉर्मूला तो ये भी था आपके पास में, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो P बराबर W का आप वैल्यू रखोगे QV अपॉन T, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर आप यहाँ पर W का मान VIT प्लेस करते हो, ठीक है, तो P बराबर W की जगह आपने लगाया VIT, है ना, अपॉन T से T कैंसिल होगा, केवल क्या रह जाएगा, P बराबर V इंटू आई बचेगा। इसका मतलब P बराबर VI, विद्युत शक्ति, पावर का फॉर्मूला। कहने का मतलब ये हुआ कि W में से W के जो फॉर्मूले दे रखे हैं, W के जो सूत्र दे रखे हैं, यानी कार के जो सूत्र दे रखे हैं, उनमें से T को आप हटा दीजिए। जैसे यहाँ से T हटा दिया तो ये बन गया P, इसी तरह से इसमें से T हटा दोगे तो ये बन जाएगा P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, पावर का फॉर्मूला। सिमिलरली इसमें से भी हटा दीजिए तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर, इसमें से भी आपने T हटा दिया, ठीक है ना। तो ये सभी जो फॉर्मूले हैं, ये सभी सूत्र जो आपको मिले, ये मिले वैद्युत शक्ति के यानी इलेक्ट्रिक पावर के। बहुत बार डेफिनेशन आई है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, और यू कैन से ऑल्सो 1 यूनिट। क्या होता है भाई यूनिट? बिजली का बिल जो आपका आता है, ठीक है, बिजली का बिल जो आता है उसमें आपने पावर शक्ति की इकाई पढ़ी है, उसमें आता है यूनिटों की संख्या। यूनिट आपको कैसे निकालते हैं, जो ये पावर की माप है, ठीक है, वैद्युत शक्ति की जो माप है उसको आप कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। अगर आप 1000 वाट का उपकरण, ठीक है, 1 घंटे तक चलाते हो तो जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, वो कितनी होती है आपकी, 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें 1 किलोवाट घंटे की अगर परिभाषा कोई आपसे पूछता है तो उसकी डेफिनेशन आप इसी तरीके से देंगे कि किसी विद्युत परिपथ में 1000 वाट के उपकरण को अगर 1 घंटे तक चलाया जाता है, ठीक है, तो वह हुई विद्युत ऊर्जा की मात्रा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है। इसमें यूनिटों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला दिया जाता है, तो यूनिटों की संख्या अगर आप n से दिखा लेते हैं, ठीक है, तो n इक्वल्स टू P चलता है, ठीक है, P चलता है, P मतलब पावर, पावर के लिए सभी फॉर्मूले आप लगा सकते हो। और चलता है T किस में चलेगा, T चलेगा घंटे में, अपॉन 1000, 1000 से भाग लगा देते हैं। दोबारा समझ लीजिए, P आपकी पावर, विद्युत शक्ति इंटू समय, जितने समय तक आप चला रहे हैं, अपॉन 1000 का आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी वह हुई यूनिटों की संख्या। क्लियर है? ओके, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चैप्टर में यानी विद्युत वाले चैप्टर में जो भी आपका मैटर था वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एनर्जी ऊष्मा और थी, ठीक है, तो ऊष्मा वाले को और देख लेते हैं। देखिए भाई, ऊष्मा के फॉर्मूले भी यहीं से बना देते हैं। देखिए आपने W से पावर के फॉर्मूले बना लिए, अब देखिए इससे H के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है H बराबर W अपॉन 4.2 कर दें। अगर 4.2 या 4.18 से अगर आप भाग को लगा देते हैं तो जूल जो है किस में बदल जाता है, कैलोरी में बदल जाता है। और कैलोरी जब आती है तो किसका मात्रक हो जाती है, ऊष्मा का। यानी इस किए गए कार्य से अगर आप पता करना चाहते हैं कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो सीधा सीधा उसमें 4.2 से या 4.18 से भाग लगा दें। क्यों लगाते हैं कि W बराबर JQ, ठीक है। ये वैज्ञानिक जूल ने बताया था कि कार्य को हम ऊष्मा में कैसे बदल सकते हैं, W को ऊष्मा में कैसे चेंज कर सकते हैं, J के मल्टीप्लाई से। J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। J को क्या बोलते हैं, यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं, यांत्रिक तुल्यांक, ठीक है। मिस्टर जूल ने बताया था 4.18 इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हो, और अगर कैलकुलेशन से बचाना चाहो तो 4.2 भी यूज़ किया जा सकता है, वही काम, ठीक है। आपको जिसमें सुविधा वो कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर इस W से हमको Q ऊष्मा निकालनी है, तो J कहाँ पहुँचेगा, भाग में, यानी Q की वैल्यू किससे निकलेगी, W अपॉन J से पता चलेगी, ठीक है। तो अब J से अगर पता करनी, बहुत सी किताबों में H दे रखा है तो H से भी आप दिखा सकते हो, हीट भी कह सकते हो, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, Q भी कह सकते हैं, कैलोरीज में आती है। तो जैसे मैंने बताया कि 4.2 से भाग लगा दो तो H के सारे फॉर्मूले आपको एक ही फॉर्मूले में लिख के दिखा दें तो क्या होगा भाई, ये QV अपॉन 4.2, VIT अपॉन 4.2 और I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, सिमिलरली V स्क्वायर T अपॉन R 4.2 मल्टीप्लाई में या इतने कैलोरी, और इस सबका यूनिट क्या आ जाएगी, सबकी उठा के इस सबको आप रख देंगे कैलोरी के बराबर, ठीक है। इसी टॉपिक के साथ में मैं समझता हूँ कि आपका जो विद्युत वाला संयोग था, विद्युत वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारे 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो पूरा होता है, ठीक है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे मैंने पहले वाले दर्पण वाले केस में आपको बताया था कि किस तरीके से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें बताऊँगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप ढंग से तैयार कर लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक तैयार हो जाएगा,
ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में और शेयर करिए, लाइक करिए। और देखिए मैं लाइव क्लासेस लेना चाहता हूँ। लाइव क्लासेस के लिए मुझे काफ़ी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। बांटिए ज्ञान को, दूसरों को भी बताइए, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल्स पोर्शन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।